सुदीप ने अभी मुझसे इस प्रोग्राम के थोड़ी देर पहले एक बात कही। एक बात यह कही सुदीप ने कि भाई आपकी मेहनत अभिज्ञान जी रंग लाई, आप इस मसले को बहुत लंबे वक्त से उठा रहे हैं। तो मैंने मजाक में सुदीप से कहा, मैंने कहा कि नहीं, मेरा पैशन है और इसलिए इस मसले को उठा रहा हूं। वैसे रंग लाई या नहीं लाई ये तो अलग मसला है। बात यह कि आप देख रहे हैं बहुत सालों से मैं कोल और पावर, कोयला और बिजली से जुड़े कार्यक्रम कर रहा हूं, उसके बारे में लिख रहा हूं और आप लोगों को लगातार बताने और अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे देश का कितना बड़ा और अहमियत का मसला है। जैसे मैं हमेशा कहता ना कि ये ऐसे हिलाने वाली बहस तो आप बहुत देखते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है। ये बहुत 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 अहमियत रखता है आज के दिन, खास तौर पर क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि जिस तरीके से 1993 से आगे आपने कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन किया, अलॉटमेंट किया, वो अवैध है, उसका तरीका गलत था। यह बहुत बड़ी बात है। यह कहानी नरसिम्हा राव के कांग्रेस की सरकार से लेकर मौजूदा नरेंद्र मोदी तक, बीच में देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह से सफर करते हुए, वो यात्रा तय करते हुए यहां तक पहुंचती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी मत भूलिएगा आज की ये न्यूज स्टोरी देखने से पहले कि इस मुल्क की सरकार में कोयला मंत्रालय में एक समय था जब उसके खुद मंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसलिए यह बहुत अहमियत रखता है कि क्या इस मुल्क में जहां पर 67% बिजली का उत्पादन, 67% पावर जनरेशन कोयले पर निर्भर करता है, थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर करता है जो कि कोयले से चलती है, क्या इस मुल्क में आपकी हमारी जिंदगी में रोशनी बेहतर इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोयला बांटने के तरीके में एक निरंतर चला आ रहा स्कैम था। ये अब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर इस मसले को बहुत वक्त से उठा रहा हूं, लेकिन अब ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है। कोयला ब्लॉक आवंटनों पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने बीते 20 बरस की सभी सरकारों को जैसे एक कतार में ला खड़ा किया। कहा कि इस दौर में चाहे सरकारों ने सीधे फैसले किए हों या स्क्रीनिंग कमेटी की मार्फत जो 218 कोल ब्लॉक बांटे, उन सब में गड़बड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1993 से 2008 तक के सारे कोल ब्लॉक आवंटन मनमाने और अवैध हैं। इन पर फैसला लेने वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी 36 बैठकों में न किसी गाइडलाइन पर अमल किया, न ही पारदर्शिता बरती। इनके भविष्य को लेकर कोई आखिरी राय देने से पहले और भी सुनवाई जरूरी है। बिल्कुल अवैध तरीके से भाई भतीजावाद के संग इन एलोकेशंस को किया गया है और इस वजह से सारे एलोकेशंस जो केंद्र सरकार ने किए थे, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए चाहे निजी कंपनियों के लिए, सबको अवैध डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये आवंटन रद्द नहीं किए हैं, लेकिन 218 कोयला ब्लॉकों पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। किन ब्लॉक्स को कैंसिल करना चाहिए, इस पे एक फर्दर सुनवाई की जरूरत है क्योंकि ये काफी फैक्चुअल इसमें डिटेल्स देखने पड़ेंगे। जब पहली बार कोयला आवंटन घोटाले की खबर आई तो सीएजी के हवाले से 1,86,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई। मनमोहन सरकार को इस पर भी जवाब देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहा है कि मनमोहन से पहले वाजपेयी सरकार और उसके पहले की सरकारें भी अराजक मनमाने फैसले करती रहीं। मैं समझता हूं कि देश हित में है कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज दिया, जो उन्होंने दिया है, जो आगे की हियरिंग के बाद जो फाइनल डिसीजन देंगे, उसको देश ने स्वीकार करना चाहिए। इस मामले में विवादों में आए पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख ने अदालती आदेश का स्वागत किया।
उनको कैंसलेशन करने के बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, और मेरे ख्याल से इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि सब ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया जाए। फर्दर हियरिंग के लिए 1 सितंबर की डेट फिक्स की है, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे जिससे कि इकोनॉमी को सीरियस डैमेज नहीं हो। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। जब ये मामला सामने आया था तो देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी, आंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। अब 1 सितंबर का दिन अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। नई दिल्ली से रमेश के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी 1 सितंबर को। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्षी दल था वो, सरकार में आने से पहले एक बड़ा मसला बनाया था कोल स्कैम का, जिससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अधिकार था विपक्ष के दल के तौर पर मसला बनाने का। लेकिन अब ये बात बहुत क्लियर है कि निरंतर सरकारों में, जिसमें कि बीजेपी की गवर्नमेंट में शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी गवर्नमेंट शामिल है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है गलत तरीके से उन्होंने आवंटन किया कोल ब्लॉक्स का। इसीलिए आप पीसी पारेख साहब को सुन रहे थे, वो भी होंगे मेरे साथ इस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि इसके सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका सीरियस प्रभाव पड़ेगा। वो मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इंतजार करेंगे 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन जरा आपको जल्दी से समझाना चाहूंगा। अब आप देखिए, नरसिम्हा राव, ये 1991 से 95 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नरसिम्हा राव। इनके समय इसमें 5 कोल ब्लॉक आवंटित हुए। एच.डी. देवेगौड़ा, आपको पता है ये कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, 4 कोल ब्लॉक अलॉट हुए। और उसके बाद देखिए 5 और 4 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 32 कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए। एकदम से आंकड़ा किस तरह से बढ़ता। और अब देखिए मनमोहन सिंह, जो कि एक ऐसा पीरियड था 2005 में जहां पर वो खुद कोयला मंत्री थे, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो कोल मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, 175 कोल ब्लॉक आवंटित हुए। यानी कि मेरे पास, मैं इसमें अरिथमेटिक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि 4 और 5 के आंकड़े से आप 32 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और उसके बाद 175 कोल ब्लॉक अलॉट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है कि साहब कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ, जिसे मैंने कहा वो बीजेपी का अधिकार था। लेकिन आज सवाल उतने ही बीजेपी की एनडीए सरकार के लिए बनते हैं। मेरे साथ खुद पीसी पारेख साहब मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं कि एक समय में बहुत गंभीर विवादों में रहे। हिमांशु मेरे रिपोर्टर, मेरे जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद हैं। सुदीप श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, जो कि पिटिशनर रहे हैं कोल ब्लॉक के स्कैम में, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है सुदीप। मेरे साथ सत्यपाल जैन है, जो कि चेयरमैन है कमिटी फॉर लीगल अफेयर्स के भारतीय जनता पार्टी में, और संजय झा है। अब आपको मैंने समझाया कि अक्रॉस गवर्नमेंट, अलग अलग सरकारों को, अलग अलग पार्टी की सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हिमांशु, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? उसके बाद मैं पीसी पारेख साहब के पास जाऊंगा। 1 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, अब सबको इस बात का इंतजार होगा। हम बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति में इस वक्त जी रहे हैं, इसका सीधा आर्थिक प्रभाव होगा। लेकिन आर्थिक प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि आप पूर्व के भ्रष्टाचार को, और मैं वाकई कॉम्प्लीमेंट करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए वो देश की सर्वोच्च अदालत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्व के भ्रष्टाचार को दबा देंगे। देखिए, ये जो सेक्टर है ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत चलता है। अगर आप कोल ब्लॉक आज किसी कंपनी को एलोकेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने 2 महीने बाद वहां से कोयला निकलना शुरू होगा और वो अपना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग है, वो मैं समझता हूं। उस पर आप जानते हैं मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं, बहुत कुछ लिखा है, अपने एडिटोरियल्स बहुत लिखे हैं इस मसले पर, और बहुत साफ है कि जब कोयला स्कैम हुआ तो कागज टू कागज इसलिए बिका क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आ रहा था, और कोयले को हम सब जानते हैं उसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है, तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि उसके बाद कई लोगों ने कहा कि साहब हम माइनिंग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमको फलानी क्लियरेंस नहीं मिली, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तो ये सारे लॉजिक, ये सारे बयानात पहले
बहुत कुछ आ चुके हैं। फैक्ट ये है कि जब लोगों को कोल ब्लॉक अलॉट हुए तो उन्होंने सिंसियर एफर्ट नहीं किया उसमें माइनिंग करने का, और अलॉटमेंट के हिसाब से माइनिंग का जो प्रतिशत है वो भी बहुत कमजोर है निश्चित तौर पर। और आप देखिए 24 घंटे पहले पूर्व सीएजी विनोद राय ने एक इंटरव्यू दिया एक अखबार को और कहा कि यूपीए के जो सीनियर फंक्शनरीज थे, नेता थे, उन्होंने मेरे पास लोगों को भेजा कि इन लोगों के नाम आप शामिल मत कीजिए। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि कोलगेट और सीडब्ल्यूजी की जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी सीएजी ऑफिस में, उस वक्त यूपीए के जो फंक्शनरीज थे उन्होंने नेताओं को मेरे पास भेजा कि इनका नाम आप रिपोर्ट में मत शामिल कीजिए। और 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम बड़ा फैसला, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं देख रहा था एक टाइमलाइन, अगर आप देखें 2 साल, अगस्त 2012 में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई संसद में, जिसमें पहली बार बहुत सारे सवाल उठे 2004 से 2009 के बीच के कोल ब्लॉक एलोकेशन को। उसके पहले 2 बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहिर, ये दोनों सीवीसी के पास गए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उनसे शिकायत की। सीवीसी ने सीबीआई को कहा कि आप इस पूरे मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू करें। इसके बाद मैं देख रहा था 23 अप्रैल 2013 को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, कोल और स्टील की जो है स्टैंडिंग कमेटी, उसकी रिपोर्ट संसद में पेश हुई। उसमें भी कहा गया 1993 से 2008 के बीच बहुत अनऑथराइज्ड मैनर में कोल ब्लॉक का एलोकेशन किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है, अब ऐसा लगता है कि जो भी महत्वपूर्ण संस्था है, सीवीसी है, सीबीआई है, संसद की अपनी स्थायी समिति है, उन्होंने कोल ब्लॉक के एलोकेशन जिस तरह से देश में हुआ है उस पर पिछले 2 साल में लगातार तथ्यों को रखा है। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको अब एक निर्णायक दिशा में ले जा रही है। उन्होंने इलीगल कहा है, कैंसिल अभी नहीं किया है, लेकिन सबकी निगाहें अब 1 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आना है उसके ऊपर। पीसी पारेख साहब, अब आप कैसे देखते सारे डेवलपमेंट को? मैं आपके उस समय के बयानात भी बहुत क्लोजली पढ़ रहा था। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के डेवलपमेंट को? मैं आज की भी आपकी बाइट सुन रहा था जब आपने कहा कि गंभीर आर्थिक इंप्लीकेशंस होंगे, इसलिए आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी ये आवंटन या अलॉटमेंट्स? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। क्योंकि मैंने जब 2004 में कोल मंत्रालय का भार संभाला तो मैंने ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कोल ब्लॉक अलॉटमेंट करने की, और इसलिए मैंने ये प्रपोज किया था कि कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट को अमेंड करके गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कोल ब्लॉक अलॉटमेंट करने की, और वो अलॉटमेंट ओपन बिडिंग के सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। लेकिन समहाउ वो पॉलिटिकली अप्रूव नहीं हुआ और 10 साल तक वो वैसे ही चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है कि ये सब अलॉटमेंट इलीगल है, वो तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई लीगल अथॉरिटी थी नहीं अलॉटमेंट करने की। लेकिन अब जो भी गलती हो गई है सरकार की, उसको अगर ये सारे कोल ब्लॉक कैंसिल कर दिए जाते हैं तो उसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि 93 से लेकर के किसी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी, आपकी अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? नहीं, गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट किया 1993 में टू परमिट प्राइवेट सेक्टर टू गेट इनटू कैप्टिव कोल माइनिंग, बिल्कुल से बात है, उस अमेंडमेंट के साथ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लगाया कि अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। तो उसके बाद में सरकार ने एक स्क्रीनिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट डिसाइड करे। स्क्रीनिंग कमेटी का काम सिर्फ मेरे पास एक स्टेटमेंट है पारेख साहब आपका, उसके बाद मैं सुदीप श्रीवास्तव को लाऊंगा और पॉलिटिकल प्लेयर्स को लाऊंगा इस बहस में। बहुत गंभीर चर्चा है। जब आपके ऊपर चार्ज लगा तो उस समय आपने कहा था कि आपके ऊपर एक कंस्पिरेसी का चार्ज लगा था। आपका एक बयान है, उसमें आपने कहा इफ सीबीआई थिंक्स दैट देयर इज अ कंस्पिरेसी then why did they choose and select Mr. Birla and me and why not the Prime Minister? तो आपने उस समय कहा था, ये अब मुझे नहीं पता आप इस बयान को आपको अधिकार है डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि साहब प्रधानमंत्री को तो किसी ने नहीं प्रश्न किया, मुझे जरूर सीबीआई ने क्वेश्चन किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब थे मनमोहन सिंह, हम सब जानते हैं, वो कोल मंत्री भी थे। यही पूरा पॉलिटिकल चार्ज और मसला बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। आज मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपने तब जो कहा था वो स्टेटमेंट आज रेलेवेंट है और आप उससे स्टैंड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, उस समय के प्रधानमंत्री?
देखिए, ऐसा है कि मैंने उस समय ये स्टेटमेंट दिया था कि अलाबीरा 2 कोल ब्लॉक का जो अलॉटमेंट हुआ है, वो उस समय की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से सही तरीके से हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। और अगर सीबीआई सोचती है कि उसमें कुछ गलती हुई है और कुछ कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर उस कॉन्स्पिरेसी में प्रधानमंत्री का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रिकमेंडेशन की, कुमार मंगलम बिरला ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने लिया। तो अगर सीबीआई सोचती है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी, तो फिर कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, सबका नाम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा कि अगर सीबीआई सोचती है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम भी होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट में आज भी कायम हूँ। अब सीबीआई ने साल भर से उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, और कल सीबीआई के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में आज पढ़ा कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं निकली है, और इसलिए वो केस को क्लोज करना चाहते हैं। तो द शॉर्ट पॉइंट इज कि अगर आप सोचते हैं कि कंस्पिरेसी है, तो जो भी उस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है सबका नाम लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड करके रखूंगा, और बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आपने जो पहले कहा था उससे आज भी आप स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कैंपेन, जो कि बड़े ही आक्रामक तरीके से मनमोहन सिंह पर डायरेक्टेड था, वो कोल स्कैम में इस बात को लेकर था कि वो तब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री भी थे, और साथ में कोल मंत्री थे। सुदीप, किस तरह से आप देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वाभाविक अगला कदम होगा इन अलॉटमेंट्स को रद्द करने का? देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा और अगर अलॉटमेंट रद्द हो जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक, आप पीसी पारेख के बयान से बिल्कुल सहमत? इसलिए सहमत नहीं हूं कि 93 में जब ये पॉलिसी फ्रेम की गई थी, तो इसका जो एकमात्र अच्छा उद्देश्य जो मैं खुद पा सकता हूं, वो ये था कि इस अट्रैक्शन के कारण कि एक फ्री में कोल ब्लॉक मिलेगा, बिना किसी पेमेंट के कोल ब्लॉक मिलेगा, तो बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे पावर, सीमेंट और स्टील सेक्टर में। आज हमारे पास इस बात का उदाहरण है कि एक कंपनी जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी ब्लॉक मिला। एक कंपनी जिसके पास छोटी छोटी कंपनियां खोली, अब हम आज डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। उसके अलावा एक और बात, बहुत मैंने इस पर कार्यक्रम और रिसर्च की, सही बात है कि जिंदल और कागज के वैल्यूएशन बना के बेचे गए बाजार, वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि जिंदल, प्रकाश, मोनेट, ये जो कंपनियां हैं, इनके पास छोटे छोटे प्लांट थे, लेकिन इनकी उस एक प्लांट को दिखा के 5-5, 6-6, 8-8 ब्लॉक लिए, जो सारे प्रोजेक्ट वो एक साथ ले नहीं सकते, एक साथ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। सही बात है, और माइनिंग का प्रतिशत बहुत खराब है नए अलॉटमेंट्स के हिसाब से। इस बात का बहाना बनाया गया कि पर्यावरण और एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण नहीं हो रहा। बहुत से केसेस जिसमें, जैसे जायसवाल निको का ही जो बृंदा ससई मेरल ब्लॉक है, उसमें फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व नहीं है, तब भी वो प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा। तो ये जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, वो इस अलॉटमेंट से पहुंचा है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा इस अलॉटमेंट के ठीक है। तो आप एक सीधी बात कह रहे हैं, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले मैंने भी अपने कार्यक्रम में कही थी कि सीधी बात है कि आपने वैल्यूएशन का कागज बनाकर उसे बेचा और असली माइनिंग आपने की नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि उतना आर्थिक नुकसान नहीं होगा जितना शायद केस बनाया जा रहा है, और इसको डी अलॉकेट करके नए सिरे से दिया जाना चाहिए। या तो ऑक्शन के माध्यम से देंगे तो रेवेन्यू अर्न होगी और सीरियस प्लेयर को जाएगा। अभी कैसे मैं उसके बाद मैं आखिर में संजय झा को पूरा समय दूंगा कि सीरियस चार्ज सबसे बड़ा मनमोहन सिंह पे। सत्यपाल जैन साहब, आप लोगों ने, जिसमें कहा पूरा भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के तौर पर अधिकार था, आपने खूब मसला बनाया कोल स्कैम और मनमोहन सिंह का। आज जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप एक लॉयर है और इसकी गंभीरता को आप समझेंगे, उसमें कतई भी ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सिस्टम साफ सुथरा था। बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 93 से अब तक जो भी अलॉटमेंट्स हुए, उनका तरीका इल्लीगल था। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है जी, वो बहुत लंबा निर्णय है, उसकी प्रति मेरे सामने है। पहली बात तो आप देख लीजिए, उसके पैराग्राफ 6 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एट द आउटसेट देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट मैटर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट इन एनी मैनर एज टचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन द इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द सीबीआई एंड ईडी इनटू द एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। पहली बात तो यह है कि ये जो निर्णय आया है
और जो सीबीआई की और ईडी की जांच चल रही है ब्लॉक एलोगेशन में, उसमें दोनों का आपस में इस जजमेंट का उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात, ये सारी जजमेंट अगर आप पढ़ें, इसमें माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में कहां कहां संशोधन हुआ है, क्या एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट को आनी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिकमेंडेशन थी, पीएसयूज का क्या रोल था, उस पर आधारित उन्होंने प्रक्रिया पर कहा है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जो प्रक्रिया हुई है वो पारदर्शी नहीं थी, वो मनमानी थी, आर्बिट्ररी थी। लेकिन जो आगे का प्रश्न जाता है, दो विषय को अलग अलग समझिए। किसी को निर्णय करते समय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, ये एक विषय है, लेकिन प्रक्रिया का पालन ना करते हुए भी जब आपने अलॉटमेंट क्या विवेक से कर दी, या जिसको आप कहें पारदर्शी नहीं है, क्या उसके अंदर भी भ्रष्टाचार था? हमारा आरोप यह था कि श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो एलोकेशंस हुई हैं उनमें भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था। जबकि हमारे दौर में जितनी भी एलोकेशंस हुई हैं, आज तक किसी ने, ना कांग्रेस के नेता ने, ना ऑडिट ने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने जो मेरे पास है ये बात कही है कि हमारे दौर में जो लागू हुई थी उनमें कहीं भी भ्रष्टाचार था। जो भ्रष्टाचार का विषय है वो सीबीआई की और ईडी की जांच चल रही है, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है, यही बेंच उसको मॉनिटर कर रहा है। और इसी बेंच ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, जो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। इसलिए यह कहना कि आज की जजमेंट के बाद भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, सारी सरकारों का आपतन एक ही लाइन में आ गया, यह सही नहीं है। इस सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में जो भ्रष्टाचार किया था, उसकी जांच होने के बाद सीबीआई और ईडी का केस चलेगा, तब सारी बातें सामने आएंगी। ठीक है, मैं सुदीप आप जानता हूं इंटरप्ट करना चाहते हैं, अब मैं पूरा समय दूंगा संजय झा को। संजय झा, फैक्ट यह है कि एक पॉलिटिकल चार्ज बना 2014 के चुनाव में, डायरेक्ट था, 2012 से वो बिल्डअप किया मनमोहन सिंह के ऊपर, आपके पूर्व प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोल स्कैम में। अब सबसे ज्यादा यह स्पष्ट है कि 1993 से लेकर अब तक 175 कोल ब्लॉक का एलोकेशन उनके समय में हुआ। पीसी पारेख जैसे लोग आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, जो कह रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट पर, वो कह रहे हैं मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि अगर मेरी जांच हो सकती है, किसी उद्योगपति की जांच हो सकती है, तो तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की नहीं। अब क्या कहेगी कांग्रेस? अभिज्ञान, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 2004-05 में यदि पारदर्शिता लाना, पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये कोल की एलोकेशंस में एक ऑक्शन हो, या जिसको हम नीलामी कहते हैं, उसका सोच, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद चाहते थे, और इस बात का सबूत आप पारख जी से ही पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि यदि ये अमेंडमेंट लाना था, ये संशोधन लाना था, तो इसमें हम ये अमेंडमेंट लाने के लिए या कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट हो या MMDR एक्ट हो, क्योंकि ढेर सारे कानून को बदलने बहुत जरूरी थे, तो इसके लिए हर सहयोगी राज्य का भी इसमें एक योगदान होना बहुत जरूरी था, अहम था। और आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि जितने कोल माइंस हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में भी हर राज्य के सरकार की वहां रिप्रेजेंटेशन थी, और आप यदि देखिएगा तो हर राज्य में एक नॉन कांग्रेस सरकार था, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आप जो भी देख लीजिए, जहां भी माइंस, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह आपने देखा होगा कि वहां एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और इनको ये बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए संशोधन करने में बहुत वक्त लगा और हुआ भी नहीं। अब जो कड़ी बात जो सच्चाई है यही है कि सीएजी का रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं, जब से, और ये हम बहुत बार हम दोहराते थे अभिज्ञान, कि यदि आप देखिएगा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी के नॉर्म्स ये तो 92-93 से हैं, और ये क्यों बदला गया 92-93 में, क्योंकि भारत लिबरलाइज हुआ था, और एक जब आर्थिक विकास के लिए आपको यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था तो कोल की बहुत जरूरत थी, और कोल में भारत आज भी सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होता है, और यही सच्चाई था। यदि इसमें यदि कोई आरोप लगाए, और ये आरोप सही भी है, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि किसी ने गलत कुछ डॉक्यूमेंट्स दे कि यदि कोल फील्ड्स को उन्होंने हड़पने की कोशिश की, वो प्रक्रिया या प्रणाली यदि किसी ने उसका दुरुपयोग किया तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। उसमें चाहे हमारे पार्टी के नेता हो या भाजपा के अजय संचेती हो
या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हो उन पे छानबीन हो तो वो होने दीजिए, उस पर उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के जो लोग हैं उन्होंने दे वर नॉट इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट, दे डिलेड द प्रोसेस एंड यू कैन आस्क दैट टू मिस्टर पारक। नंबर 2, और ये बहुत क्रूशियल है कि जब ये कोल माइंस के एलोकेशंस हुए थे, अभिज्ञान एक मिनट, कोल माइंस के जो एलोकेशंस हुए थे बाय द स्क्रीनिंग कमिटी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनका बहुत बड़ा उसमें हाथ था। आज यदि भाजपा कह रही है कि इसमें कांग्रेस के किसी लोगों को बेनिफिट हुआ तो उनको एलोकेशन देने में सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो भाजपा के स्टेट गवर्नमेंट्स को होगा, क्योंकि उन्होंने उसको रेकमेंड की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो या कोल हो, उनका उतना ज्यादा रोल नहीं था, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास माइंस थी, जिनको रॉयल्टी मिलती थी, उनका इसमें बहुत बड़ा और अहम और महत्वपूर्ण रोल था। इसीलिए भाजपा को आज समझना चाहिए, उन्होंने हम पर आरोप लगा के एक सीएजी का लीक्ड रिपोर्ट, वो लीक्ड रिपोर्ट जो 2G के जैसा 1,76,000 करोड़ 1,86,000 करोड़ को लेके, अन्ना हजारे केजरीवाल को लेके इन्होंने हम पर आरोप लगा के UPA 2 को इन्होंने चुनाव में हरा दिया है और ये सफल हो गए।